रूट बता दीजिए अभी, आज बताइए। 72 घंटा के अंदर में बोल रहे हैं उस रूट पे बस चलाएंगे। जब तक बस का पड़ाव सरकारी नहीं होगा, वहाँ सरकारी बस का पड़ाव जब तक नहीं होगा, वहाँ सरकारी बस कैसे आएगा भगजुगनी के जैसा फिर चल जाएगा। टेस्ट तो ले लीजिए, विपक्ष के साथ बैठने का मौका कभी कभी मिलता है। प्रभात खबर नहीं मौका अगर दिया है तो इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए। वो कल्चर नहीं है, न एजुकेशन में काम करने का कल्चर है, न हेल्थ सेक्टर में काम करने का कल्चर। हम जिला और मुख्यालय बनाने की बात करते हैं। अरे सुनिए भाई, बोलने से कुछ होता है क्या? सुनिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में। ढाका वो धरती है जहां पे महात्मा गांधी आते हैं। यहीं के बड़हरवा लखनसेन में प्रथम बुनियादी स्कूल की नींव रखी जाती है, यानी शिक्षा की जो क्रांति की शुरुआत इस देश में हुई, या सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का जो सबसे मजबूत नींव है वो इसी धरती से डाला गया था। साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह धरती बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ के राजनीति में खूब गर्माहट, खूब गर्मजोशी है और साथ ही साथ यहाँ के निकले कई नेता प्रदेश स्तर पर खूब नाम कमाए हैं और ढाका के नाम को बिहार के पटल पे हमेशा वो रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हमने लगाया है चौपाल, जहां बात होगी जनता की, यानी जनता का सवाल होगा और विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है उनका जवाब होगा। प्रभात खबर 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर बिहार की 243 सीटों पे पहुंच रही है, चौराहों पर चर्चा कर रही है और इसी तरीके से चौपाल लगाकर जनता की बात कर रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य स्पॉन्सर हैं वास्तु विहार, राकेश मसाले और मीडिया पार्टनर के तौर पे है डेली हंट। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। उससे पहले जो भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है हम उनका परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले है ढाका के स्थानीय जो यहाँ के मौजूदा विधायक है पवन जायसवाल जी, तालियों के साथ उनका स्वागत हो। उनके ठीक बगल में इम्तियाज अख्तर जी हैं जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे है और नगर परिषद के सभापति भी है। हामिद राजा जी हैं, आरजेडी से है, उनका भी स्वागत हो। अभिजीत सिंह जी है, यहाँ से उम्मीदवार भी रह चुके हैं, इनका स्वागत हो। उनके ठीक बगल में डॉक्टर परवेज है, AIMIM पार्टी से प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। अब स्वागत करिए आप सब खुद अपना भी तालियों के साथ, चूंकि यह कार्यक्रम आप ही का है, आप ही के लिए हम यहाँ आए हैं और आप ही की बात होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कार्यक्रम आपका है, तो इसकी शुरुआत भी आप ही से होगी, यानी आपके सवालों के साथ होगी। तो आते हैं आपके बीच और लेंगे आपका सवाल। तो आप अपने स्थान से ही जिनका भी सवाल हो हाथ ऊपर कर सकते हैं, उसका जवाब मौजूदा जो यहाँ मौजूद जो प्रतिनिधि हैं उनसे लिया जाएगा। सवाल कहीं से हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। इधर से कोई सवाल है यहाँ से? अभी जी ठीक है, आप ही से शुरुआत करते हैं। सवाल, चूंकि हम विपक्ष में हैं और कुछ समस्या है, माननीय विधायक जी से है। एक सवाल तो मेन आम जनता से भी जुड़ा हुआ है, विधायक जी के से कि भारत माला जो रोड बन रहा है उसमें हम लोग का जो भुगतान का प्रक्रिया अपनाया जा रहा है वो बहुत गलत है। हम विधायक जी बार बार इनको कहा गया है, विधायक जी क्या कहें, कैसे काम इसमें हो रहा है वो बताएंगे। दूसरी बात, चाहे डॉक्टर साहब आ गए, इनका भी स्वागत करिए धनसुरा से जी। तो अब मेरी मांग उनसे ये है, और दूसरी बात है कि और तो कोई खास हमको दूसरी बात ठीक है। तो एक सवाल भारत माला प्रोजेक्ट में जो भुगतान लोगों को हो रहा है उसको लेकर है, और कोई सवाल है क्या? ठीक, तो मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं इस सवाल के साथ, उसके बाद मैं अपने स्तर से भी कुछ सवाल ले लूंगा। आपका सवाल था, अब इसके बाद तो विधायक जी सबसे पहला सवाल जी आप ही से आया है, भारत माला रोड को लेकर जो परियोजना है उसको लेकर। ये तबरेज साहब आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लगातार 30-35 साल से अध्यक्ष हैं। जब राजनीति की हम शुरुआत किए उस समय हमसे सीनियर नेता हैं और उनको ये पता है कि हम भेदभाव के साथ राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति के साथ हम समाज सेवा भी करते हैं।
उनका प्रश्न जो प्रश्न है, इनको पता है कि शायद ये फुलवरिया गए थे कि नहीं गए थे, मुझे याद नहीं है। फुलवरिया गए थे। हम भाजपा के विधायक हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हैं। मैंने तमाम लोग, हिंदू मुसलमान जिसका भी जमीन पड़ा, सभी लोगों को फुलवरिया बुलाया, डॉक्यूमेंट मांगा, विधानसभा में प्रश्न किया। माननीय मंत्री थे दिलीप जायसवाल जी, पूरी चीज को अवगत कराया। प्रधान सचिव के यहाँ गए। हमको लगता है कि जो भूअर्जन कार्यालय है, जब 2, 4, 5 लोग मिलते हैं तो मैं वहां चला जाता हूं। पहले डिमांड था इन लोगों का कि हमको 2023 के दर से पैसा मिले। उसके बारे में सरकार का नियम है कि कमिश्नर के यहाँ केस होगा और केस में जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से सरकार रेट का निर्धारण करेगा, जैसा कि तबरेज भाई इस चीज से अवगत है। बहुत लोग का है कि जमीन 70%, 80% लोगों को राशि का भुगतान हो गया। बहुत लोग को भैयारी में विवाद है, बहुत लोग के पास खाता खतियान की कमी है। तो सरकार को रोड बनाना है। हम लोगों ने प्राथमिकता दिया कि जमीन किसी का अगर है तो सबसे पहले उसको नोटिस हो जाए, ताकि उसको एक आधार हो जाए कि पैसा हमको मिलेगा। और बहुत लोग को है नोटिस मिल गया, लेकिन भैयारी में, पटदारी में विवाद है। कोई भाई चाहता है कि हिस्सा हमको मिले, कोई चाचा का लड़का चाहता है हमको मिले। इसके चलते लगभग 10% विवाद पेंडिंग है। उसके बावजूद आप देखिए कई जगह जदयू के अध्यक्ष है नेहाल अख्तर जी, अभी तक उनका दुकान नहीं टूटा। कई लोग ऐसे हैं जिनका दुकान नहीं टूटा, जिनके पास कागज उपलब्ध है और सरकार को किसी मामले की जांच करनी है। और ये भारत सरकार की योजना है। यहाँ से किसी का घर अगर पड़ गया और घर का कॉस्ट 13 लाख होना चाहिए और यहाँ का कर्मचारी ने अगर 8 लाख रिपोर्ट कर दिया, उसने आपत्ति दिया, तो यहाँ से वो प्रपोजल बन के NHAI को जाता है, फिर वहां से उसका अप्रूवल होता है। ये कोई ब्लॉक लेवल का विषय नहीं है, सड़क बनना भी जरूरी है। तो मेरा आग्रह होगा तबरेज भाई से और जो लोग भी बैठे हैं कि आपको लगता है कि मेरी सरकार है, और मैंने विधानसभा में कई बार मजबूती से प्रश्न किया, जो लड़ने का हमको मंच मिला है मैंने वहां लड़ा, कार्यालय में गए, जहां तक हुआ है किए हैं। लेकिन विवाद अगर घर परिवार में होगा, अगर इनका इंडिविजुअल विषय है कि इस खाता का, इस खेसरा का मेरा सारा डॉक्यूमेंट के बाद मेरा भुगतान लंबित है, तो मैं अभी इनको चुनौती दे रहा हूं कि आज डॉक्यूमेंट दे दें, कल इनके साथ बैठ के कार्यालय में जाके काम कराएंगे। इंडिविजुअल ठोस कि पैसा फलाने व्यक्ति का जमीन है, सारा कागज उपलब्ध है, तो टोटल डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। इसके बावजूद अगर सरकारी तंत्र रोक के रखा है, ये मेरी जिम्मेवारी है। चूंकि मैं विधायक हूं और विधायक ही नहीं हूं, हमारी सरकार है, इसलिए जिम्मेवारी लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, हामिद रजा जी, आप राजद के प्रतिनिधि के तौर पे मौजूद है। अभी जो सवाल आया है विधायक जी का, उस पर जो जवाब आया, आपका क्या मत है इस पूरे विषय पे? देखिए, ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है। किसानों के साथ ये समस्या है। जब ये भारतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो जैसे उसका अलाइनमेंट हुआ, जैसे रोड का एस्टीमेट बना, उसके साथ साथ किसानों के मुआवजा का गजट बहाल कर करके और लोगों को भुगतान दे करके ही वर्क ऑर्डर को उसको ले आना चाहिए। लेकिन सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं इसको दर्शाती है कि किसानों का मुआवजा मिले या नहीं मिले, लोगों को पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन वर्क स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अभी हालिया इलेक्शन होने वाला है, तो सरकार कहीं ना कहीं अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएगी नहीं। उस किसान से, आम जनता से, आम जनमानस से कोई मतलब नहीं सरकार को मतलब है कि हमारा रोड निकल जाए, दिखने लगे कि रोड बन गया और उसके नाम पर वोट मांगेंगे। ठीक है, एक दावेदारी अब बिहार के इलेक्शन में, बिहार के चुनाव में जनसुराज भी कर रही है। ढाका में भी लगातार आप लोग सक्रिय हैं। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से लोगों की मांग है, अभी जो सवाल आया, उस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी जनता है, दर्शक है, सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ। जन सुराज की तरफ से मैं एज ए भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ। डेफिनेटली ये बड़ी सेंसिटिव इशू है। भूमि अधिग्रहण के बाद तो हमें भी सुनने को मिला है कि काफ़ी लोग हैं जिनकी मुआवजा अभी तक नहीं मिली है। तो काम तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीली है, सुस्त है। अब क्या बताना है, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मेरा भी एक ज़मीन खैरवा में है और अभी तक इसका राशि का भुगतान नहीं हुआ। तो इशूज़ तो है। हमने बहुत एक्टिवली तो हमने जनता से मिल करके सारी बातों का संज्ञान तो बहुत डिटेल्स में नहीं ले पाया हूँ, लेकिन जो आए दिनों मुझे सुनने को मिल रहा है उस तरह से लगता है कि काम थोड़ी सी ढीली है और भुगतान बहुत तेज़ी में होनी चाहिए। जब रोड इतनी अच्छी फास्ट बन रही है तो लोगों का भुगतान भी उसी स्पीड में होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से जनता के बीच आते हैं और जिनका भी सवाल हो, जिनसे भी वो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से है। वो अभी सरकार में भी हैं, अब विधायक भी है और सभागार के समिति के मेंबर भी है, सब में भी अध्यक्ष हैं।
तो हमारा भी वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन तर्क के साथ है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, जिसमें ये साफ साफ लिखा है अगर इमरजेंसी सिचुएशन में भी गवर्नमेंट को अगर नीड होगा कि हमें रोड बनाना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसमें भी कम से कम 50% पैसा दे देना है और बढ़ा कर देना है। मैं पिपरा वाजिद से आता हूँ। पिपरा वाजिद के लोगों का जो जमीन ऐसे ही अगर बेचते वो रोड से पहले भी बीच खेत का, तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए कट्ठा मिलता, लेकिन 4 लाख रुपए लोगों को कट्ठा मिला है। फिर भी अभी वहां के लोगों को लगभग, आपने कहा कि 80% का भुगतान हो गया है, लेकिन विधायक जी वहां के 80% लोगों का पैसा नहीं मिला। हम आप चाहे तो मैं लिस्ट दे दूंगा। मैं खुद 2 बार गया हूँ ऑफिस में मोतिहारी, वहां पे साफ साफ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया है, मोदी जी पैसा डालेंगे तब देंगे। ठीक, पिपरा वाजिद पे सवाल फिर आएंगे। ठीक। और मैं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ढाका का प्रभारी हूं, और हमारे टीम के लोग, हमारे साथी आपके यहाँ गए थे और आपने आश्वासन दिया था कि ब्लड बैंक हम बनवाएंगे। अब 2 महीने बाद चुनाव होना है, ब्लड के लिए काफी इशू होता है, तो इस पे भी हमारे सवाल है, आपका क्या राय है, कब करेंगे? ठीक है, एक ब्लड बैंक पे भी सवाल है जी। आपका भी एक सवाल। सेकंड, जरा इनका जवाब दे दें हम जरा। आज हम बता देंगे सर, सवाल वहां आके आपको रिपीट कर देंगे। मेरा विधायक जी से यही अनुरोध है, अभी वर्तमान विधायक से, ये ढाका जो ब्लॉक है इसमें दाखिल खारिज का जो मसला है, 3-3 महीना 5-5 महीना और 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया देने के बाद भी दाखिल खारिज नहीं होता है। 3 महीना मैं दौड़ रहा हूँ, 3 महीना से दौड़ते दौड़ते थक गया, अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ। ठीक है, और कोई सवाल जी? माननीय विधायक पवन जी जायसवाल जी से एक सवाल है। सवाल ऐसा है, शायद उनको खराब भी लगेगा। सवाल ये है, ढाका में सबसे ज्यादा करप्शन क्यों है? चाहे थाना में हो 10 दलाल मिलेगा आपको, चाहे आप चल जाइए बीडीओ ऑफिस में हो 10 दलाल मिलेगा, चाहे आंगनबाड़ी में हो या कहीं भी हो, हर जगह दलाल घुसा हुआ है। ये कारण क्यों है? ठीक है जी। हम राजकिशोर सिंह कांग्रेस कमेटी से बोल रहे हैं। आज किसान का यूरिया का किल्लत इतना है कि रोड सारे रोड पर किसान भड़क रहे हैं, यूरिया खाद कहीं नहीं मिल रहा है। और एक, अब सुनिए ना, एक सरकार ने 125 यूनिट में माफ़ कर दिया, और पहले 20 घंटा लाइन रहती थी, आज का दौर में 10 घंटा 12 घंटा लाइन नहीं है देहात में। हम लोग काफ़ी कष्ट में हैं। ठीक है, ठीक है, अभी इतना सवाल हो चुका है जिस पे हम लोग चर्चा कर सके। विधायक जी, एक सवाल था ब्लड बैंक पे। मुझे सारा चीज याद है जी, उतना स्मरण मेरा तेज है जी जी। भाई साहब ने 2 प्रश्न किया। एक तो पिपरा वाजिद का चर्चा इन्होंने किया कि पिपरा वाजिद में 80% लोगों का भुगतान लंबित है। मैं आपको कह रहा हूं, हम 1 घंटा रुक जाएंगे यहाँ पे। आप जरा 80% बाकी लोगों की सूची ला के हमको दे दीजिए कि किसका 75% हुआ है, किसका 100% हुआ है, आप ला के दे दीजिए। और अभी हम सीओ से 1 घंटा में रिपोर्ट मंगा के ले लेते हैं कि स्थिति क्या है, चूंकि हम उसको डील नहीं करते हैं। लेकिन 80% का भुगतान भारतमाला में हुआ है, चूंकि मेरी कलेक्टर से बात हुई है, मैं जाता हूं, मेरा इंटरेस्ट इस मामले में है। आप विषय दीजिए ना, फलना व्यक्ति का इतना जमीन गया, इसका रकबा इतना है, खाता इतना है। सुन लीजिए, ये तो एक मंच है ना। इसके बाद हम आपके विधायक अभी हैं, चुनाव में भी लेट है। पेपर दीजिए ना, हमको जिम्मेवारी का निर्वहन करने आता है। दूसरा कि ब्लड बैंक में आप लोग गए थे तो मैं स्पष्ट कह दिया था कि अनुमंडल हेडक्वार्टर में ब्लड बैंक कहाँ है, कहीं नहीं है। कोई नेताजी आपको कहते हो कि अनुमंडल में ब्लड बैंक खुलेगा तो गलत कहें, लेकिन मैंने अनुमंडल में ब्लड बैंक स्टोरेज का आदेश निकलवा दिया। और आपको पता है कि समाचार पत्रों में खबर छपा है, ब्लड बैंक रहेगा नहीं, लेकिन ब्लड यहाँ स्टोर करने के लिए आदेश हो गया, सरकार का आदेश आ गया स्वास्थ्य विभाग का कि ढाका में अस्पताल में ब्लड बैंक रखने का, स्टोरेज करने का लीगल आदेश हो गया। ब्लड बैंक होना एक अलग चीज है। किसी अनुमंडल में 101 अनुमंडल है पूरे बिहार में, आप जरा बताइए कि किस अनुमंडल में ब्लड बैंक है। आप जागरूक लड़के हैं, मांग करना चाहिए। आपने मांग किया तब मेरा ध्यान वहां तक गया, तब स्टोरेज की व्यवस्था मैंने कराया। कोई हो, सीतामढ़ी शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन अगर पुपरी में चले जाइए, आप रक्सौल चले जाइए, पकड़ी दयाल जाइए, चकिया जाइए, हरेराज जाइए, कहाँ है? मांग आप करेंगे, मैं आपकी मांग से सहमत हूं, होना चाहिए। लेकिन तत्काल जो हुआ है मैंने आपको करा दिया। भारत माले वाले में हम सभी लोग को कह रहे हैं कि हम आपके विधायक हैं, जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं। तथ्य के साथ आप कोई विषय कहेंगे। छोटे छोटे लोग, गांव का गरीब आदमी कहा कि मेरा घर पर गया, मैं कार्यालय में जाके बैठ के उस मामले का निराकरण कराया। अगर कोई व्यक्ति होगा तो बताएगा। दूसरा विषय था
सर बोल रहे थे चाचा जी किसान हैं, यूरिया का किल्लत है। जब सीजन का समय आता है तो हर चीज का किल्लत होता है, हम किल्लत से अवगत हैं। मेरी डीओ से कल बात हुई है, कितने पैक्स को खाद जा रहा है और ग्रुप बना हुआ है। सभी ग्रुप में किसी भी, ये ढाका पहला प्रखंड है, ढाका और घोड़ासहन, जहां पर मैंने इसका आदेश करवाया कि किसी भी परिस्थिति में प्रखंड के कृषि पदाधिकारी खाद वितरण किसको होगा, किस खुदरा दुकानदार को मिलेगा, इसका लिस्ट बनाएंगे, वो देंगे, सीधा होलसेलर नहीं देगा। लेकिन बहुत दुकानदारों में रुचि नहीं है, कॉकस है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आप किल्लत जहां जहां है, मैं रक्षा में रुका था, झुआ का एक व्यक्ति ने कहा कि 5 आदमी की ढाका में गए, तो आलम जी के यहाँ हमको खाद नहीं मिला, कहा कि रक्षा के हैं तो उधर जाइए। मैं तुरंत डीओ से बात किया, समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास करना मेरा काम है। कोई खाद तत्काल तस्करी नहीं हो, 12 महीने में क्या होता है मुझे नहीं उतनी जानकारी है, लेकिन किल्लत अगर है, मैंने एसएसबी के कमांडेंट से बात किया, आज ना आपका कैंप है, परसों बात किया, रिकॉर्डिंग करके पत्रकार जी को मेरी चुनौती है कि खोल लीजिए। एसएसबी के कमांडेंट को कहा कि किसी परिस्थिति में सीमावर्ती क्षेत्र से अभी के समय में खाद नेपाल नहीं जाना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के नाते जागरूक होकर किसान की समस्या ही मैंने उसको किया। आपने बिजली के बारे में कहा कि 125 यूनिट फ्री हो गया, 10 घंटा बिजली मिल रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए चाचा, आपकी उम्र बहुत है, करमावा सब स्टेशन में 10 ही का पावर ट्रांसफार्मर था, उसको 20 कर दिया गया। शमनपुर के को बढ़ा दिया, चूंकि लोड बढ़ रहा है ना, लोग कनेक्शन ज्यादा ले रहे हैं। पहले गांव में बिजली नहीं थी, 2005 के पहले किस गांव में बिजली थी? ढाका के 140 गांव में बिजली नहीं थी। 368 ट्रांसफार्मर केवल ढाका के गांव में पहले विधायकी में मैंने दिया है। कोई गांव बाकी नहीं है, चकनगरी से लेकर हनुमान नगर तक, जिस गांव के लोग नहीं कहेंगे कि मैंने ट्रांसफार्मर नहीं दिया। हर गांव को दिया। पहले तो उतना लोड नहीं था, 22 घंटा बिजली मिलता था, अभी बिजली पर काम चल रहा है। थोड़ा सरकार की समस्या को समझना पड़ेगा। जैसे 125 यूनिट फ्री हुआ, आदमी फोन करता है कि क्या हम 4 आदमी एक एक घर में कनेक्शन ले लेंगे तो 1000 यूनिट फ्री हो जाएगा, 500 यूनिट। हम कहे भाई ऐसा काम मत कीजिएगा, एक परिवार में 125 यूनिट फ्री है, अब अलग अलग भाई फ्री के लिए आप दे दीजिएगा, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार की जो योजना है समझना है। अगर आपकी शिकायत है कि आपका 125 यूनिट फ्री नहीं हुआ, तब आप कहिए कि मेरा 400 यूनिट है, मुझे 400 यूनिट का बिल आ गया। सरकार ने आपकी समस्या को लेके, जो बरगलाते थे गांव में लोग कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर से फर्जी बिल आता है, सरकार ने, फर्जीवाड़ा तो है नहीं, कहीं गड़बड़ी एक आध जगह हो गई होगी, गुमराह होते थे लोग। 125 यूनिट की योजना हमारी सही योजना है, हितकारी योजना है, गरीब और अमीर दोनों के हित की योजना है। और खाद के मामले में व्यक्तिगत रूप से आप हमको बताएंगे, पंचायत तो आप बताए नहीं है किस पंचायत का मामला है, हम वहां के दुकानदार का नाम करके दे देंगे कि भाई उस दुकानदार को इस समय में कितना खाद मिला है। थोड़ी जिम्मेवारी नीचे के जनप्रतिनिधियों को भी है। ठीक, एक और सवाल है जिसका जवाब हम लेंगे, लेकिन तब तक बाकी प्रतिनिधियों से भी इस पर राय ले लें। इम्तियाज अख्तर जी हैं सर, एक सवाल उठा है ब्लॉक और बाकी जगहों पे जो भ्रष्टाचार को लेकर, क्या आपको स्थिति लगता है ढाका विधानसभा का इस मामले में? दाखिल खारिज में जो है, ब्लॉक में है, तो आपका इस पे क्या मत है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सबसे पहले प्रभात खबर का शुक्रिया, इस तरह का चौपाल सजाने के लिए, जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठ करके हमको लगता है बहुत सकारात्मक माहौल में बात कर पाएंगे। बाकी सामने हमारे जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनका भी शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं। दाखिल खारिज का जहां तक सवाल है, हमारा मानना है और प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखा है, 2005 से हम लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को। विधायक जी ने अभी कहा कि 2005 से पहले क्या था, तो इस सरकार में अफसरशाही है, इसको तो मानना पड़ेगा। ऑफ रिकॉर्ड और अगर आप सरकार के लोग से पूछिएगा तो वो भी बताएंगे कि सरकार में अफसरशाही है। तो जहां अफसरशाही होगा, जहां जनप्रतिनिधि को इग्नोर करने की बात होगी, छोटे जनप्रतिनिधि हो या बड़े जनप्रतिनिधि हो, तो वहां करप्शन बढ़ेगा, ये तो तय है। इसलिए दाखिल खारिज में अगर पैसा लग रहा है तो ये बहुत तअज्जुब हम लोग को नहीं हो रहा है, विपक्ष के लोग को। हम लोग जान रहे हैं कि इस स्टेट में अफसरशाही चल रहा है। अभिजीत सिंह जी, ढाका विधानसभा के जो लोग हैं उनका एक सवाल है, दाखिल खारिज ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, क्या स्थिति है, क्या मत है आपका, और इसका निवारण कैसे हो सकता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर को, और ढाका के जो यहाँ जनता आई है उनको दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले, जो पहला सवाल था
कि किसानों को जमीन का हक नहीं मिल रहा है, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ बात हुई कि पट्टी पटदार का जमीन है, इसलिए जो है दिक्कत आ रही है। सवाल ये है कि 2016 के रेट पे 24 का जमीन क्यों दिया जा रहा है? सवाल ये है, जो रेट है, जो प्राइसिंग है जमीन की, वो इतना कम क्यों है? अगर आप 24 में ले रहे हैं तो 2018 में जो सर्वे हुआ, जो 2018 में जो गैजेट आया, आप उसके हिसाब से पेमेंट करते। रह गई बात कि पेमेंट में डिले हो रहा है, तो ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनका काम है कि डिले नहीं होना चाहिए। हर बार किसान ही क्यों पिटेगा? खाद की बोरी के लिए किसान, जमीन रोड बनवाने के लिए किसान, अगर अभी पानी ज्यादा बारिश हो जाए तो जो है फसल बर्बाद हो जाए तो किसान, हर बार और हर परिस्थिति में किसान ही क्यों? जहां तक आपने करप्शन का सवाल पूछा, इस सरकार को 20 साल होने जा रहे हैं। 20 साल से यह सरकार है और फिर भी अगले 5 साल का मौका हम सबों से मांग रही है। यह कहां तक जायज है? जब 20 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अभी भी आपके यहां भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप एक ही गाना गाते हैं कि 1990 में क्या हुआ। अरे 1990 से 2005 तक हुआ, इसलिए आप सत्ता में आए थे। लेकिन अगले 20 साल आपने क्या किया? जब डिजिटल हो गया हमारा बिहार, तो फिर करप्शन क्यों? जब हमारा खेता खेसरा सब चढ़ गया है ऑनलाइन, फिर उसमें हमें पैसे क्यों देने हैं? ये तो सर्वे का सवाल है, एक छोटा सा काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको बड़ा काम बनाया जा रहा है। और जहां तक खाद की बात आई है कि जब सीजन आता है तो जो है खाद घट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से एक छोटी सी लाइन, कि क्या भारत की जमीनें बढ़ गई? क्या ढाका की जमीनें बढ़ गई? नहीं ना। खाद का प्रोडक्शन तो बढ़ा है, हर साल खाद का प्रोडक्शन बढ़ा है, फिर भी खाद क्यों कम होती है? जब सरकार को पता है कि बाढ़ आएगा जुलाई अगस्त में, खाद की जरूरत पड़ेगी जुलाई अगस्त में, तो दोनों जगह 20 साल से सरकार विफल क्यों है? ठीक है। खालिद अनवर जी आए हैं, एमएलसी हैं, तो इनका स्वागत है और सवालों के साथ ही स्वागत करेंगे कि एक सवाल आ रहा है लगातार भ्रष्टाचार पे, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार। क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं, नेता है, एमएलसी भी हैं, क्या इसका उपाय है? क्यों अभी तक ये चीज नहीं हो पा रहा है ठीक? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रष्टाचार पे बातें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। और नीतीश कुमार की सरकार ने पूरी कोशिश कर रही है कि किसान को, आम लोगों को कैसे सारी सुविधाएं मिले जिसमें भ्रष्टाचार न हो। बदकिस्मती यह है कि कुछ अफसरान होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, और उसको भ्रष्ट कौन बनाता है? हम आप ही जा करके भ्रष्ट बनाते हैं। कोई सरकार की तरफ से इस तरह का निर्देश नहीं होता कि आप रिश्वत दीजिए तो आपका काम होगा, रिश्वत नहीं दीजिए तो नहीं काम होगा। ये नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस रखते हैं हम लोग इस मामले में, कि करप्शन में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पहली सरकार है जिसने तकरीबन 45 बड़े अफसरान के पूरी जायदादें इस बात पे जब्त कर ली कि आप भ्रष्ट हैं और आपने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है। ये पहली सरकार है जिसने स्टेट की सारी पूंजी को, स्टेट के सारे पैसे को यानी जमीन पे उतारने की कोशिश की और लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। आप देखिएगा कि यही बिहार, अगर 1990 जो बात कर रहे थे, 1990 और 2005 में पैसे पहले भी आते थे, लेकिन वो पैसे कहाँ चले जाते थे? एक सरकार थी, एक पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 15 साल तक बिहार को लूट लिया, पता ही नहीं चला कि पैसे कहाँ आए और कहाँ चले गए। आज 20 साल से जो बातें हो रही हैं, क्या 20 साल में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? क्या डेवलपमेंट नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? अगर छोटे मोटे करप्शन को आप छोड़ दीजिए, तो जिन अस्पतालों में एक मरीज बड़ी मुश्किल से महीने में 33 मरीज जाते थे, आज उन अस्पतालों में महीने में 20,000 से 22,000 मरीज जा रहे हैं। जिन गांवों में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती थी, आज हर गांव में लाइट है।
जिन गांवों को जोड़ा नहीं गया था आज हर गांव को जोड़ने की कोशिश हुई है। जिन गरीबों को नल का पानी कभी मैसर नहीं होता था उसको नीतीश कुमार की सरकार ने मैसर कराया है। और अभी हाल में जो 2-3 बड़े फैसले हुए कि गरीबों को, जो वृद्धजनों को जो हम देते हैं, वजीफा देते हैं, पहले 400 रुपये मिलता था, उससे पहले तो 200 रुपये मिलता था, वो भी नहीं मिलता था, तो हमने 1100 रुपये किया, 125 यूनिट। तो ये कहने की बातें, देखिए इंसान अगर है समाज में तो हमको करप्शन पे सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार आकर के ब्लॉक में नहीं बैठेंगे या सरकार आकर के नहीं बैठेगी। सरकार एक ऑफिसर भेजती है इस हिदायत के साथ कि आपको करप्शन नहीं करना है। और ये बात इन्होंने की जमीन की, ये बात इस सवाल का जवाब चूंकि इन्होंने सरकार से सवाल किया है, जो जमीन अधिग्रहण हुआ, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार एक सिस्टम से चलती है और जो किसानों के साथ ज्यादती हुई है, किसानों को कम पैसा दिया गया है, हमारे नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पे संज्ञान लिया है। और हुआ क्या है कि कुछ अफसरान की लापरवाही की वजह से पहले का रेट लगा दिएगा। और ये सिर्फ ढाका में नहीं हुआ है, बिहार के कई जगहों पे हुआ है। हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है कि किसानों की जो जमीन अधिग्रहण की गई है उनको जायज मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए बिल्कुल मुतमईन रहिए आप और सभी जनता को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सड़क बन गई है इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा मर गया है। आपने पैसा ले लिया है तब भी और नहीं लिया है तब भी आपका जो मुआवजा है वो मुआवजा मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और किसानों पर कोई ज्यादती हो इसको नीतीश कुमार की सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है सर, ठीक ठीक। तो एक बार फिर से जनता के बीच, चूंकि जो भी सवाल हुआ था उस पर हमने जवाब ले लिया है जी। अभी जो है, अभी बिहार सरकार के हमारे जो है कि जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं केंद्र सरकार की बात पर अभी तो नहीं कहना चाहता हूं, सवाल तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ हॉस्पिटल की बात होती है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जब इतना स्वास्थ्य विभाग अच्छा है तो हजारों आदमी दिल्ली एम्स क्यों जाते हैं? ठीक। आदर्श जी, वैसे तो मैं सरकार का हिस्सा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं। हमारे माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद जी बैठे हुए हैं। ढाका का इस अनुमंडल का आम नागरिक होने के नाते मैं अपने जनप्रतिनिधि से एक सवाल करना चाहता हूं कि ये सिकरहना अनुमंडल 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और बिहार का माना जाए तो सबसे पुराना अनुमंडल कुछ दृष्टिकोणों से। तो हमारा ये अनुमंडल जिला कब बनेगा? हमारा ये सिकरहना अनुमंडल जिला कब बनेगा? हम अपने दोनों माननीय प्रतिनिधि से आग्रह करते हैं कि आप सदन में अनुमंडल के विषय पर चर्चा करके और विधानसभा चुनाव से पहले प्रयास करें कि इसको जिला घोषित किया जाए। ठीक है, ठीक है, ये ढाका का सवाल था जी। हम माननीय एमएलसी खालिद साहब से एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो जीरो टॉलरेंस पर बात जो कर रहे हैं कि नीतीश सरकार, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे और जनता के हक में। हम पहला सवाल ये करते हैं, जब बीजेपी की गठबंधन थी तो बीजेपी ने शराब के खिलाफ था, शराबबंदी के। आज गठबंधन हो गई है, तो क्या एमएलसी साहब इस चीज़ का अपने ये कर सकते हैं कि ये शराबबंदी सही है या गलत? इस चीज़ का हमको सवाल कर जवाब दे दे बस। ठीक है, पीछे से भी कुछ हाथ उठ रहे थे जी। जी आ रहे हैं, जरूर आएंगे। मैं महात्मा गांधी के कर्मभूमि बड़रवा लखनसेन से हूं और गांधी समिति के अध्यक्ष के नाते मैं अपने विधायक पवन जायसवाल जी, जिनके विधायकत्व काल में काफ़ी वहाँ विकास हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, पार्क का भी निर्माण हुआ है, लेकिन वह परिवहन की सुविधा से आज भी नहीं जुड़ पाया है। वहाँ अगर बिहार सरकार की परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो पर्यटकों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, बढ़िया सवाल। ठीक जी, इधर से कहीं से हाथ उठ रहा था जी। जी, मेरा नाम साहब राज है। मैं माननीय सरकार के 2 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, माननीय एमएलसी साहब और विधायक जी। मैं युवा होने के नाते ये मांग करता हूं कि हमारे ढाका में ना तो आईटीआई है, ना कोई कॉलेज है, न कोई एजुकेशन स्पोर्ट्स का बड़ा हब है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि हमने ये चीज़ें काम की हैं, आप ढाका के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। अभी मैंने देखा था कि ढाका के सड़क के साइड में 6-6 फीट का काम हो रहा था। क्या वास्तव में 6-6 फीट का सही से काम हुआ है?
वहाँ पे बिजली के खंभे बेतरतीब लगे हुए, तारें लटकी हुई हैं। वहाँ आप एक किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वहाँ अपनी एक छोटी सी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते। और हम बात कर रहे हैं विकास की, ना तो हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास हेल्थ सेक्टर फ्लॉप है, और इसी कारण के बस 5 लोगों की जाने गई पूर्व में। एक ही सवाल एक बार में जी। मैं हरिंदर कुमार पंडित, बगई भेलवा भटिनिया। मेरा स्थान माननीय विधायक जी और एमएलसी दोनों से मेरा अनुरोध है और एक सवाल है कि गांधी उच्च विद्यालय को बगल में महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान आए थे तो क्या उस जगह को गांधी सर्किट से जोड़ने का कोई प्लान विधायक जी के पास है? और साथ ही घोड़ा सहन में बस स्टैंड का निर्माण कब तक हो जाएगा? दूसरी बात, जो नई सड़क बन रही है पुरनहिया से चिरैया, हम भटिनिया में हैं, भटिनिया में क्या बहुत वर्षों के बाद हम लोग नरक से मुक्ति पाए थे नाला निर्माण करा के स्थानीय जनप्रतिनिधि से। क्या उस सड़क निर्माण में नाला का कोई प्लानिंग है या नहीं, इस पर क्या विचार रखते हैं? और साथ ही ठीक जी, मैं माननीय एमएलसी साहब खालिद अनवर साहब से सवाल करना चाहता हूं कि पहली बार जब ये एमएलसी बन करके आए थे और इसी ढाका हाई स्कूल के प्रांगण में इनका अभिनंदन समारोह हुआ था, और खुद हमने ही आपसे डिमांड किया था कि ढाका में या सिकराना अनुमंडल के में मात्र 1 डिग्री कॉलेज है, यहाँ ढाका में भी 1 डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। आपने आश्वासन दिया था, पहली बार में ही आपने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी है यहाँ पर डिग्री कॉलेज हो जाए। ठीक है, डिग्री कॉलेज आएंगे, फिर आएंगे। ठीक है, काम भर जो है चर्चा करने लायक सवाल हो चुका है, नहीं फिर से आएंगे वापस यहाँ पे सवाल। पहले जवाब ले लेते हैं सर। विधायक जी हम नोट कर लिए हैं जी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमारे भाजपा के नेता हैं पप्पू जी, धन्यवाद है कि आप भाजपा के विधायक से प्रश्न किए। ये साहस तो भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि 1972 का अनुमंडल है ढाका, ये जिला कब बनेगा? 1972 के बाद ढाका में कितने विधायक आए, कितने सांसद आए, और ढाका के अनुमंडल को सही ढंग से चलाने के लिए, यहाँ के अधिकारियों के बैठने के लिए, यहाँ कोर्ट को लाने के लिए कौन कौन क्या प्रयास किया मुझे नहीं मालूम, कि आप जनता है जानते होंगे। लेकिन 2010 में इस यहाँ के हिंदू मुसलमानों ने हमको मौका दिया। नीतीश जी की सरकार थी और सरकार के समर्थन में मैं था। 13 में इस मामले में लगा, और पहले हमारे जज साहब बैठते थे मोतिहारी में, और यहां से लोग कोर्ट करने मोतिहारी जाते थे। सबसे पहला काम तो ये किया कि 372 करोड़ की लागत से अनुमंडल भवन बनाया, जहां एक तल्ले पर डीएसपी एसडीओ बैठते हैं। सब ट्रेजरी को लेके यहाँ आया। आपके डीएसपी एसडीओ गोदाम में बैठते थे, सामुदायिक भवन में बैठते थे, आज सुसज्जित भवन में बैठते हैं 10 से 15 की विधायकी में। उसके बाद 10 से 15 की विधायकी में ही जज साहब को अब गाड़ी से मोतिहारी से ढाका आना पड़ता है, और ढाका के लोग साइकिल से जाके कोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अनुमंडल तो सुसज्जित हो जाए। और पूरे बिहार में नीतीश जी ने अपने राजपाट में एक नया प्रखंड और एक नया जिला नहीं किया, इसलिए कि पहले जो पुराने प्रखंड हैं उसको भवन मिले। बनकटवा जैसे प्रखंड को, ढाका जैसे अनुमंडल को, शिवर जैसे जिला को, पहले वो पूर्ण होगा। उसके बाद नीतीश जी ने निर्णय किया कि हम प्रखंड और जिला की संख्या बढ़ाएंगे। और बिहार में अगर जिला की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ भाजपा जदयू दोनों के एमएलसी और विधायक बैठे हैं, 5 बढ़ेगा तो सबसे पहले ढाका का नाम होगा। नोट करके रख लीजिए आप, हम लोग ऐसी वकालत करते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे भाई ने, भाजपा के ही नेता है ओम प्रकाश जी, चर्चा किया बढ़ावा लखन सेन का। 2014 में 9 में आए थे नीतीश जी यहां, तो उसको लखन सेन को हाई स्कूल करने की घोषणा किए थे, नहीं हो पाया था भाई साहब। घोषणा किए थे, 19 भाई विधायक थे उस समय, 10 में हम विधायक बन गए। घोषणा नीतीश जी की थी, नीतीश जी की सरकार में मैं समर्थन में था। मैं लगातार नीतीश जी के नॉलेज में दिया मुख्यमंत्री जी को, और 13-14 में उसको हाई स्कूल कराने का काम किया लखन सेन को। लखन सेन गांधी सर्किट में जुड़ गया। पहले गांधी जी थे वहां, गांधी जी आए थे, लेकिन गांधी जी को माला पहनाने के लिए एक सीढ़ी नहीं था ठीक से। आज गांधी जी के जगह को हम लोगों ने सुसज्जित करने का काम किया। बराबर लखन सेन के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपया की स्वीकृति हुई है। वहां पर गेस्ट हाउस बना हुआ है, पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया, कोई कमेटी देखरेख करने वाला नहीं हुआ। हमारी सरकार ने 2005 से लेकर 2020 तक
चिंता किया है महापुरुषों का। तीसरा विषय है बस। सरकारी बसों में आप में से कितने लोग यात्रा करना चाहते हैं? रूट बता दीजिए अभी, आज बताइए। 72 घंटा के अंदर में, 72 घंटा के अंदर में बोल रहे हैं उस रूट में बस चलाएंगे, लेकिन बस में फायदा होना चाहिए। सरकारी बस घाटे में जाएगा तो सरकार बस नहीं चलाएगा। कंट्रैक्ट पर बस चलता है। 2 मिनट सुनिए। कंट्रैक्ट पर बस लिया जाता है पब्लिक का, 10% कमीशन मिलता है बस वाले को, जितना का आता है उतने का पैसा मिलता है। हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं, अभी 2 महीना बाकी है, 2.5 महीना चुनाव का। अरे एक बार रूट का नाम तो बता दीजिए जिस रूट से फायदा होने वाला है बस को। हम निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करते हैं, अभी बता दीजिए इसी मंच पर, प्रभात खबर के मंच पर, और 72 घंटा में किसी 2 रूट में बस पवन जायसवाल खालिद अनवर चलवाने का काम करेगा। 2 रूट का नाम बता दीजिएगा। तीसरी चीज है चिरैया पुरनैया। हमारे भाई बताए, अच्छा प्रश्न उन्होंने किया। चिरैया पुरनैया, हमारे विधायकी में जर्जर सड़क नहीं था, वो जर्जर था ही। 2 दशक से लोग, 25 साल से लोग जर्जर सड़क का सामना करते थे। 12 फीट 4 इंच का सड़क था, सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क था। हम लोगों ने ऐसी वकालत किया कि 12 फीट 4 इंच को 5.5 मीटर स्वीकृत कराया, 42 करोड़ की लागत से स्वीकृत कराया, दोनों तरफ 1.5 मीटर का फ्लैंग पास कराया और काम शुरू है। बरसात में काम हो रहा है। शिलान्यास 1-1.5 महीना पहले हुआ था और बरसात में कोई काम करने में ठेकेदार को परेशानी होती है। फिर भी भटिनिया के आगे तक, धंगाटोली तक रोड के दोनों तरफ जीएसबी का काम किया है। गड्ढा खन के रोड के दोनों तरफ, चूंकि चौड़ा करना है, काम किया है। भेलवा बाजार पर काम चल रहा है, डेली का फोटो मंगाते हैं। तीसरी चीज है डिग्री कॉलेज। क्या बहादुरी से आपने प्रश्न उठाया। कि जहां हम बैठे हैं जिस हाई स्कूल में 2010 के पहले पवन जायसवाल को ढाका में मिला क्या था? एक जगह इंटर की पढ़ाई होती थी बाबा मस्तराम में, और एक जगह जवाहरलाल मेमोरियल कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती थी। केवल 2 स्कूल में इंटर की पढ़ाई होती थी, 7 जगह मात्र हाई स्कूल था। आपने हमें विधायक बनाने का मौका दिया, पहले के विधायकी में 7 को बढ़ा के 19 कर दिया, 2 को बढ़ा के 7 कर दिया। ये इंटर मेरे समय में हुआ। 15 से 20 में एक जगह ढाका में, भाई साहब सुनिए, 15 से 20 में एक जगह ढाका में हाई स्कूल नहीं खुला, एक इंटर नहीं हुआ। 20 में आपने मौका दिया, फिर उस 19 को बढ़ा के 42 कर दिया। आज ढाका घोड़ासान में 42 जगह मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई होती है। यह नीतीश कुमार का शासन है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, यह कोई एहसान हम नहीं कर दिए हैं, यह आपने हमें जिम्मेवारी दिया था, मैंने जिम्मेवारी का निर्वहन किया। यह कोई आप पर एहसान नहीं है। अभी भी 2 महीने का समय है। किसी भी दल के लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच प्रभात खबर ने दिया है, धन्यवाद है। कोई ऐसा इशू जो 2 महीने में हो सकता है, अरे टेस्ट तो ले लीजिए। विपक्ष के साथ बैठने का मौका कभी कभी मिलता है। प्रभात खबर ने ही मौका अगर दिया है तो इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कोई अच्छा टास्क पवन जायसवाल को, खालिद अनवर को दे दीजिए। 2 महीना में प्रयास करेंगे कि उस काम को हम करें। बाधा होती है। 2 मिनट। पूर्व विधायक जी के घर जाने का रास्ता भंडार से सपही, मैंने कहा था कि 15 अगस्त के पहले गाड़ी चलाएंगे, काम शुरू कराए। कल ढलाई होने गया तो लोगों ने कहा कि 4 इंची ढलाई नहीं होगा, 8 इंची होना चाहिए। पता होना चाहिए विपक्ष को कि आरडब्ल्यूडी के रोड में माइक से बोल रहे हैं। आरडब्ल्यूडी ने पूरे बिहार में निर्णय किया है कि पीसीसी 4 इंची होगा। अगर 4 इंची है तो 4 इंची की ढलाई रोकने का मतलब है पवन जायसवाल के दिए हुए वचन और पूर्व विधायक के घर जाने वाले रास्ते को बाधित करना। इसलिए 4 इंची है तो 4 इंची ढलवा के पूर्व विधायक जी के घर का रास्ता बनने दीजिए। एक सवाल सर था घोड़ा साहन बस स्टैंड को लेकर, घोड़ा साहन बस स्टैंड को लेकर एक सवाल। एक तो छूट गया डिग्री कॉलेज। भाई साहब बहुत अच्छा मांग है। पहले सरकार का निर्णय था कि हर अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज होगा। सभी लोग को पता है 101 अनुमंडल 101 डिग्री कॉलेज। ढाका घोड़ासाहन में 2 प्रखंड है। घोड़ासाहन में डिग्री कॉलेज है, जवाहरलाल मेमोरियल कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। ढाका में हो नहीं सकता था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से लगातार मांग किया कि ढाका अनुमंडल मुख्यालय है, ढाका में डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार ने निर्णय किया कि राज्य के 534 प्रखंडों में अनुमंडल जहां 101 है माइनस करके सभी जगह नया डिग्री कॉलेज खुलेगा और ढाका हाई स्कूल और बाबा मस्तराम में से किसी एक में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। यहां के भी एचएम से पूछ लीजिए और वहां के भी महिला हेडमास्टर हैं उनसे पूछ लीजिए, प्रिंसिपल से। भाई साहब काम करते हैं, एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जैसा प्रश्न सटीक रूप से कीजिएगा, पवन जायसवाल आपका बेटा है भाई, या जवाब देंगे। ठीक। हामिद राजा जी,
लगातार अभी कई सवाल जनता की तरफ से आया, डिग्री कॉलेज को लेकर, ITI को लेकर, बस स्टैंड को लेकर, बस को लेकर, सड़क को लेकर, क्या है उसका निवारण? नहीं सर, शराबबंदी पे यहाँ चर्चा नहीं हो, बुलवा देंगे, बुलवा लेंगे। देखिए, ये जो मुद्दा है, बस स्टैंड का मुद्दा हो या डिग्री कॉलेज का मुद्दा हो, इसको ये लगातार मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है। इसको लेकर के ये सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको गंभीरता पूर्वक इसको लेना चाहिए। इससे पहले भी इम्तियाज साहब से एक बार हमारी बात हुई कि बोले कि विधायक जी के साथ नगर परिषद में बैठक हुई है, हम लोग 2 जगह चिन्हित कर लिए हैं, वहाँ पर बस चढ़ाव को लेकर के हम लोग जाएंगे। लेकिन किस टाइप से ये लोग बैठक कर रहे हैं, किस टाइप से उस मीटिंग को प्रोसीडिंग में ला रहे हैं, उस पर अमली जामा अभी तक पहनाया नहीं जा रहा है। जहाँ जहाँ मंच लग रहा है, वो चाहे राजनीतिक मंच हो या आपके जैसा प्रभात खबर का चौपाल हो, उसमें आकर बात जनता के सामने रख देना और बात किसी बात पर अमल करके उसको अमली जामा पहना देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसलिए जो ये दोनों जो आम पब्लिक का मुद्दा है, आम जनमानस का मुद्दा है, इसमें सरकार में बैठे लोगों को पूरी गंभीरता से लेनी होगी। और दूसरी बात, विधायक जी लगातार एक बात बोल रहे हैं कि हम पूर्व विधायक के गांव का सड़क बनवा दिए। राजनीतिक मंच पर भी, फेसबुक पर हम इनका वीडियो स्पीच वगैरह ये सुनते रहते हैं और यहाँ पर भी इस बात को बोल रहे हैं। तो विधायक जी, जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, वो चाहे पूर्व विधायक का गांव हो या वर्तमान विधायक का गांव हो, पूर्व पार्षद का गांव हो या वर्तमान मुखिया का गांव हो, काम है तो काम करना है। ठीक जिस प्रकार से आपने भंडार सफाई रोड को बनवाने का काम किया और आप जगह जगह इस बात को बोलने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार फैसल रहमान के कार्यकाल में भी फुलवड़िया घाट से लेकर के कुंडवा चैनपुर तक रोड बनाने का काम हुआ था। पार्टी का मंच नहीं है, हम आपको पूरी रूप से चुनौती दे रहे हैं कि हम विधायक नहीं थे, फैसल जी पूर्व विधायक थे, मैं पूर्व विधायक था। एक बार फैसल रहमान जी से पूछिए फोन करके, और नहीं तो हम एग्जीक्यूटिव को फोन करेंगे, अभी कार्यक्रम चलेगा, हम स्पीकर खोलेंगे। फुलवड़िया घाट हसनपुर का रोड भाई साहब, या फुलवड़िया गांव में 1 रुपए का काम नहीं हुआ था। मेरी जिम्मेवारी है, मैंने कहा कि पूर्व विधायक के भी विधायक हम ही हैं, इसलिए हमको ये काम करना मेरी जिम्मेवारी है। आप एसपीटीव से बात कर लीजिए, आपको जहां बात करना है बात कर लीजिए। फुलवड़िया घाट से दोस्तिया होते हुए कुंडवा चैनपुर का रोड फैसल रहमान के कार्यकाल में है। ठीक है, तब तक डॉक्टर परवेज जी के पास जाते हैं। मैं जो देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका प्रभात खबर का। सबसे बड़ी समस्या जो है ढाका में जाम की है। हमने कई बार हर प्रतिनिधि को बोला कि भाई ये जाम की जो समस्या है इसको खत्म किया जाए, और उसको खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है कि बस स्टैंड जो यहाँ पे है गांधी चौक पे, उसको कहीं शिफ्ट किया जाए। और वो जब तक शिफ्ट नहीं होगा आपके जाम की समस्या खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस शहर में रह रहे हैं, हम लोग आए दिन डेली इस समस्या से जूझ रहे हैं। और जाम की समस्या इतना तगड़ा है कि 2-2, 3-3 घंटा जाम लगा रहता है। और अगर एम्बुलेंस भी जाना होता है यहाँ से, तो एम्बुलेंस तक नहीं अगर जाने का रास्ता मिलता है। तो ये समस्या सबसे पहले सोल्व होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है। अभी एक मांग उठी थी जी आएंगे आपके पास अभिजीत जी, ढाका को जिला बनाने को लेकर, इस अनुमंडल को, सिकड़ाना को, साउंड ठीक, तो उस पे मैं चाहता हूं कि सभी, हाँ बिल्कुल, तो नहीं स्टैंड पे आएंगे। अभी मैंने ढाका को जिला बनाने को लेकर, अनुमंडल को, तो सभी पार्टियों का उस पे क्या स्टैंड है एक एक करके बता दे। डॉक्टर परवेज जी, सबसे पहले आपका। जी, हम लोग की ख्वाहिश है कि जिला होना चाहिए, क्योंकि अब ढाका उस लायक है कि जिला बनाया जा सके। ठीक है, अभिजीत जी। देखिए, पहले मैं, आदरणीय विधायक जी ने कहा कि 2 महीने के लिए मुझे चैलेंज कीजिए, मैं कहीं से भी बस चला दूंगा। अभिजीत जी, उस पे आएंगे, मैं आता हूं, रुकिए, उस पे आपका जवाब लेंगे। सर रुक जाइए, उस पे आपका जवाब लेंगे। अभी एक मेरा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत जरूरी मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पे आएंगे। 1 मिनट, 1 सेकंड, नहीं हम जरूर, ये बहुत ही अच्छा मंच है सर। ये जैसे ही जिला वाला बात हो जाएगा ना, हम आप ही से लेंगे जवाब, बस इस पे क्या स्टैंड है, बस अभी तक हो गया रहता। ठीक, जब तक बस का पड़ाव सरकारी नहीं होगा, वहां सरकारी बस का पड़ाव जब तक नहीं होगा, वहां सरकारी बस कैसे आएगा भगजुकनी के जैसा फिर चल जाएगा। ठीक है भाई, ढाका घोड़ासान में स्थानीय सरकारी बस की व्यवस्था कब होगी, ये सरकार से सवाल होना चाहिए। जिला ढाका बिल्कुल बने, लेकिन आपने 42 स्कूलों को अगर इंटर तक बनवाया,
विधायक जी ने कहा कि मैंने 42 स्कूलों को इंटर तक बनवाया। अभिजीत ये जी, काम मैंने सर हम निश्चित शिक्षा की आपको बात है समय सर, देंगे। गांधी की धरती नहीं, पे बैठे हो, शिक्षा की बात निश्चित- कर लो, निश्चित समय शिक्षा की देंगे, बात निश्चित कर लो 2 सर, मिनट का समय शिक्षा दीजिए की बात कर लो। मुझे 2 मिनट का समय एक दीजिए। सेकंड बस, मुझे 2 मिनट का समय मैं क्लोज दीजिए। कर रहा हूं, मैं क्लोज कर रहा हूं नहीं, सर। 2 मिनट रुक जाइए, मैं रुक क्लोज जाइए। कर रहा हूं नहीं, सर। अभिजीत मुझे जी। ये बताइए, इंटर पढ़ने के बाद हमारी बेटियों का 92% हमारी बेटियां ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, तो उसकी व्यवस्था ढाका में कब होगी? ठीक है, हामिद राजा जी सर 1 मिनट। स्टैंड ढाका को जिला बनाने को लेकर आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पे? हमारी सरकार अगर 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है, 2027 में पूरे देश में सहित बिहार में परिसीमन होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान लीजिए कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ढाका जिला बनेगा। इम्तियाज अख्तर जी, आपके पार्टी का स्टैंड, चूंकि गठबंधन तो एक ही है लेकिन फिर भी आपका स्टैंड इस पे? ढाका को जिला बनाना जरूरी है, लेकिन जैसे विधायक जी अभी बता रहे थे कि बहुत सारे मामलों में अनुमंडल को ये नहीं मिल सकता है, वो नहीं मिल सकता है, तो हमारा ये कहना है कि अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो तो कैबिनेट में पास कर करके कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी नियम कानून बदला जा सकता है। इस मामले में सबसे लास्ट में आपके पास आएंगे, इस मामले में सबसे कोई लास्ट बचा नहीं है, हमको बोलने से बड़ा जल्दी मन कर रहा है बोलने का इस बात पर। जन सुराज से अभी डॉक्टर एलवी प्रसाद जी है। ठीक है, रुक जाइए, नहीं आएंगे, बीच में नहीं, इंटरप्ट नहीं। हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपने जगह को जिला बना रहे हैं। पहले तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हम बात करते हैं बिल्डिंग की, हम बात करते हैं अनुमंडल अस्पताल की भवन की बात करते हैं, हम बरहरवा लखन सेन में अच्छी बिल्डिंग की बात करते हैं, हम रोडवेज की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। हाँ, ये सब तो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बनते हैं, बनते रहेंगे, लेकिन मूलभूत समस्या क्या है हमारे समाज का? एजुकेशन। वो एजुकेशन का स्तर कहां गया, वो कल्चर कहां गया? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। हम लोग जिस समय पढ़ते थे, मैं सुबह 10 बजे से जाता था स्कूल, घर लौटता था 4 बजे। उस समय पढ़ाई का एक कल्चर था हर एक स्कूल में। अब तो नॉन अटेंडिंग स्कूल्स हैं, नॉन अटेंडिंग कॉलेजेज हैं, बच्चे डिग्री ले रहे हैं लेकिन रियल में जो क्लास ऑफ एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन मिल नहीं रहा। और हम जिला बनाने और सब डिवीजन बनाने की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली शहर में जिला बने तो और भी अच्छी है, सुविधाएं बढ़ेगी, हमारे यहाँ भी डीएमएसपी होगी, कानून व्यवस्था काफी क्लोज में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन काफी क्लोज में होगी, थिंग्स विल बी बेटर इन कमिंग टाइम्स। ऑब्वियसली होगा हमारे जिला बनने से, लेकिन हमें बात करनी चाहिए मूलभूत समस्याओं पे। एजुकेशन का स्तर क्या है? हेल्थ सेक्टर्स की बात करते हैं ना कि अभी बिल्डिंग बन गई है, इतनी बढ़िया अनुमंडल अस्पताल बन गया है, ठीक है, आपने डाटा प्रोजेक्ट किया गया ना कि इतना नंबर ऑफ ओपीडीज होता है, ये होता है, लेकिन ओपीडीज तो है, ओपीडीज तो कोई ज्यादा माने नहीं रखता, लेकिन उस अस्पताल के अंदर सर्जिकल फैसिलिटीज कहाँ है? आज भी हमारे अनुमंडल अस्पताल में एक मात्र सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होता, जो कि गायनी ऑप्स का एक सिंपल ऑपरेशन है, एक डीएनसी नहीं होता है। तो हम क्या हेल्थ सेक्टर्स में, तो सारे सेक्टर्स में भी हम देखें तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। पलायन वाला इश्यूज तो हम लोग बराबर जन सुराज उठाते हैं। डेफिनेटली हर एक सेक्टर्स में कहीं ना कहीं वो कल्चर नहीं है, न एजुकेशन में काम करने का कल्चर है, न हेल्थ सेक्टर में काम करने का कल्चर। हम जिला और मुख्यालय बनाने की बात करते हैं, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन पहले मूलभूत समस्याओं को भी विगत कई सालों से सरकार रहे हैं, इन सब चीज में अब बोली जाती है कि ये होनी चाहिए, हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सरकार तो विगत कई सालों से आपकी है, आपको इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है। खालिद अनवर जी, चूंकि सत्ता में आपकी पार्टी की अहम भागीदारी है और लगातार ढाका से ये मांग जी, उस पे भी आ जाएंगे, तो पहले जिला को लेकर क्या अड़चन है, मतलब कैसे बन सकता है ढाका जी? देखिए, आ जा रही ना, जिला बनाना इसलिए लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, विकास हो, और विकास में कोई कमी नहीं है। जहां तक के इसकी बात है, एक सवाल उधर से आया था, मैं इस पे भी आऊंगा, शराबबंदी को लेकर के। जब 2017 में पूर्ण शराबबंदी हुई थी तो आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ सरकार में थी, और तो नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी की तो उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, राष्ट्रीय जनता दल को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बैठा करके, और ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने एक साथ होकर के शराबबंदी को लागू किया था। और आज के दिन भी हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और जो एनडीए की सरकार है, वो इस बात पे बिल्कुल स्टैंड है हम लोगों का कि शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा।
चाहे किसी को शराब मिले या ना मिले, चूंकि अपोजिशन के कई सारे लीडर हैं जिनको शराब मिलने में बड़ी परेशानी हो, इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। देखिए, जिला की जहां तक बात है, जिला में जिला बने या ना बने ये एक इन प्रिंसिपल डिसीजन होना है। मेरी राय यह है कि विकास हो, अच्छा विकास हो, और जिला बनना जरूरी नहीं है कि सिकराना को एक जिला ही बनाया जाए। जिला न भी बने लेकिन विकास हो, तरक्की हो। जैसा कि एलवी प्रसाद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बखीली कर दिया इसको बताने में कि इन्होंने आज से 20 साल पहले का भी अनुमंडल अस्पताल देखा और आज का भी देखा है। 20 साल पहले अनुमंडल अस्पताल में क्या था और आज के अनुमंडल अस्पताल में क्या है। इन्होंने 20 साल पहले का भी ढाका देखा है, यही 20 साल पहले का, मैं 2019 की बात कर रहा हूं। 2019 में यहां पे दंगा किसने करवाया था उसको भी देखा है, और 2020 से यहाँ जो नए विधायक बने वो देख रहे हैं किस तरह सामाजिक सौहार्द के साथ जो है ना लेकर के चल रहे हैं। तो ये सब चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस रखती है, और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जो दंगा भी कराते हैं, लोगों को मरवाते भी हैं और लोगों को लूटते भी हैं। ये समझने की जरूरत है। एमएलसी साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एमएलसी साहब, एमएलसी साहब, ठीक है, प्लीज, ठीक है, 1 मिनट आएंगे, आएंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, सवाल लेने आएंगे, आप सवाल लेने आएंगे, सवाल ये कराएंगे ना आपको, सवाल लेने आएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एमएलसी साहब से माइक मेरे हाथ में शोर करके क्या होगा? बैठ जाइए। शोर करके क्या होगा? शोर करके क्या होगा? तब बोलिएगा, गलत बात है, गलत बात। अब मुझे माइक मिल गया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, लीजिए भाई। बस स्टैंड की बात हो रही थी, मुझे जानकारी तो है, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में कितने दिनों से एनडीए गठबंधन की सरकार है। 2005 से 2020 साल से हम हैं यहां पे। इस आजादी के बाद 20 साल के पहले किनकी सरकार थी यहां? गलत, नहीं, किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार नहीं थी ना। सुन तो लीजिए मेरे भाई, नहीं। अरे देखिए, सुनिए, एक आग्रह जरूर मेरा होगा, विधायक जी, अगर आप प्रश्न जायज करें तो सुनिए। आजादी के बाद 20 साल से हमारी सरकार है। हमसे आप ढाका घोड़ासान में बस स्टैंड खोज रहे हैं, पार्किंग खोज रहे हैं। बगल में शमीम साहब हैं, मंत्री रहे हैं, बगल में और भी आरजेडी के मंत्री रहे हैं कई सालों तक। जरा उनसे पूछिए कि उनके प्रखंड मुख्यालय में बस स्टैंड है कि नहीं है, उसके बाद बात कीजिएगा। देखिए, सुनिए और सुनिए आप जब, अरे बाबू बीच फिर वही बात हो गई। नहीं, अरे बैठ जाइए आप यार, बैठ जाइए, बैठिए, ज्यादा बोलने से बैठिए आराम से यार। विधायक जी, बात सुनिए, जब बात कोई करते हैं तो बात सुनिए। आप सवाल करते हैं बॉस का, अरे सरकार जिसकी थी आजादी के बाद से केवल 20 साल हमारी सरकार थी। 20 साल में जो हमने किया बिहार की जनता जानती है। प्रश्न कर रहे हैं बस स्टैंड का, हमारे नगर के सभापति हैं, इनको कांग्रेस के हैं, इनको ढाका के लोगों ने चुना है। दुर्भाग्य है ढाका का कि ढाका में कभी भी कोई चेयरमैन पवन जायसवाल के हिसाब से नहीं बना। अगर ये बने, और जब भी कोई चेयरमैन बना किसी पार्टी का, आरजेडी का बना हो, कांग्रेस का बना हो, नहीं कह सकता है कि पवन जायसवाल अपने विधायकी में कभी चेयरमैन के काम को बाधित किया होगा। ये भी जीते तो इनको सम्मानित किए। एक एक चीज पर आज ढाका में 50 को मास्क लाइट लगा है, 100 जगह पानी का पियाऊ लगा है। चेयरमैन साहब को मैंने भी सुझाव दिया था, इच्छा शक्ति इनकी है, इन्होंने किया है। सुझाव गलत नहीं देते हैं, लेकिन यहां बस स्टैंड होगा तो जमीन कहां से आएगा? 2 ही जमीन था यहां पे, बाबा मस्त राम का। चूंकि काम किए हैं तो मुझे मालूम है, पहले के किसी ने काम नहीं किया। बाबा मस्त राम से बात किया कि जमीन दीजिए लीज पे, जिला परिषद की जमीन थी। अरे सुनिए भाई, बोलने से कुछ होता है क्या? सुनिए, जिला परिषद की जमीन थी, बाउंड्री करा दिया। टीबी अस्पताल को जब हमारी पत्नी चेयरमैन थी कि बस स्टैंड खोलेंगे, बड़ा बड़ा 2 गेट बनाए, संजोग से चेयरमैन नहीं रहे। जिला परिषद से आज एनओसी दिलवा दीजिए। जिस उद्देश्य से उसकी बाउंड्री कराए थे, बस स्टैंड को टीबी अस्पताल में लेके चले जाते, इसके लिए बाउंड्री कराए थे। सुनिए तबरेज भाई, 2 मिनट प्लीज। अभी तत्काल मैंने एसडीओ से बात किया, अभी नहीं मतलब 15 दिन पहले, जब नए एसडीओ आए, कि तत्काल भारतमाला जो बना है उसके एक लेन को, जहां पर ढाका रोड में क्रॉस करता है, वहां से एक लेन को सिंचाई कॉलोनी तक बंद कर दीजिए, वहां पार्किंग हो जाए।
ढाका से फुलवरिया से आने वाली गाड़ी, बकरीदयाल जाने वाली गाड़ी सारी की पार्किंग वहीं कर दिया जाए। और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो चूंकि NHAI है, उसके लिए NOC लेना पड़ेगा NHAI से। SDO का आपत्ति है कि NHAI देगा तब पार्किंग हो सकता है। कुछ मजबूरियों को समझना पड़ेगा। अगर आपके किसी विधायक के क्षेत्र में प्रखंड स्तर पे अगर पार्किंग है तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि एक बार मोबाइल से इंटरनेट पर पता करके बताइए कि आपके समर्थित कोई आपके विचारधारा के विधायक हो, भाजपा के नहीं हो, जदयू के नहीं हो, तो किन विधायकों के क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर पार्किंग है, एक बार जरा बता दीजिए। ठीक है, अभिजीत सिंह जी, आपके पास आने से पहले एक निवेदन लोगों से कर लेता हूं। देखिए जी, मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, जो इधर से एक बहुत शोर हो रहा था, एक मेरे बात को सुन लीजिएगा। आप सहमत नहीं हो सकते हैं, ये सहमत कराने का मंच बिल्कुल भी नहीं है। आ रहे हैं नेहा सर, आपके पास आ रहे हैं, रुकिए ना, रुकिए, आ रहे हैं। एक बार यहाँ 5 मिनट का और समय लेंगे। बहुत देर से अभिजीत सिंह जी बोलना चाह रहे थे, वो बोल लेंगे, तो शांति से जवाब को सुनिए। और मैंने तो कहा कि ये चुनावी वर्ष है, हिसाब किताब तो आप ही को करना है, मालिक आप ही है, यहाँ जजमेंट नहीं करिए, नहीं तो विवाद हो जाता है ऐसे में। तो शांति से सवाल का जवाब सिर्फ सुनिए, सहमत असहमत आप अपनी इच्छा अनुसार हो सकते हैं। अभिजीत सिंह जी, देखिए, अभी कहा गया कि 20 साल से हमारी सरकार है, इससे पहले की सरकार क्या कर रही थी? अरे आपकी 20 साल की सरकार 28% GST लेके आप अपना बजट देखिए कि आपका कितना बड़ा बजट है। लालू के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में बजट क्या था? इस देश का इनकम क्या था? इस देश का एक्सपेंडिचर क्या था? आप कह रहे हो हम 20 साल से, आप 20 साल से हो। जब सड़कें किसानों की जमीन पे बिना अनुदान के बन सकती है, तो क्या उसी योजना में एक बस के पड़ाव के लिए 18x18 का जमीन नहीं लिया जा सकता है? आपकी इच्छा शक्ति नहीं है सर। आप केवल और केवल जाति धर्म के नाम पे चुनाव जीतने का काम करते हो, केवल और केवल। आप कह रहे हो, 1 मिनट विधायक जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। 1 मिनट से आपको एक लाइन बोलते हैं, व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत जीत हार की बात आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, व्यक्तिगत बातें बंद कर दीजिएगा। व्यक्तिगत बात नहीं कीजिएगा, बता देंगे आपको। चलिए, दिमाग में रख लीजिए इस बात को। व्यक्तिगत बातें नहीं होगी, दिमाग में रख लीजिए। चलिए, व्यक्तिगत नहीं, आप व्यक्तिगत अभी कहा गया, व्यक्तिगत नहीं, आपने कहा कि किसी दूसरे विधानसभा में दिखा दीजिए। आप ही ने कहा व्यक्तिगत। देखिए सुनिए, व्यक्तिगत इन्होंने शुरू किया कि आप किसी दूसरे विधानसभा में अपने किसी प्रतिनिधि के यहाँ दिखा दीजिए। भैया, हम लोग इस विधानसभा में हैं, हम लोग आपसे ही कह सकते हैं, अभी आप जीते हुए हैं, कि ढाका और घोड़ासा में बस का पड़ाव कैसे बनेगा। यहाँ ढाका अस्पताल बना बहुत बड़ा, अभी LV प्रसाद साहब डॉक्टर, उन्होंने कहा यहाँ MRI CT स्कैन की व्यवस्था कब होगी, यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कब बढ़ेगी। ये सवाल तो यहाँ के स्थानीय विधायक और बाकी प्रतिनिधियों से होगा। ये हम जाके जो है दूसरे विधानसभा में या बगल के विधानसभा में नहीं कर सकते। ठीक है। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करके जाति के नाम पर जीतते हैं, इस पर मैंने कहा कि व्यक्तिगत नहीं, समस्या पूछिए आप हमसे। देखिए, मेरी बात को समझिए, समस्या का जवाब। ठीक है, मेरी बात को समझिए। देखिए, एक बार में एक ही सवाल होगा ना, कि नहीं एक बार में 10 जगह कैसे पहुंच जाए, ऐसे नहीं होता है। बैठिए ना, आ रहे हैं आप। चलिए सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल भी नहीं सुनिएगा। अरे बैठिए, भाई देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें सभी दल के समर्थक लोग बैठे हैं। एक भाई सुनिएगा, बैठ जाइए, अब आप ही के पीछे सुनिए ना भाई। सभी दल के समर्थक बैठे हैं और हम लोग हर बार हर मीटिंग में सभी दल के लोग, बहुत बार मौका मिलती है बैठने का। आज जो ये बात चल रही है कि अब हमने ये किया, हमने ये किया, ढाका के विकास पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे माननीय लोग हैं उसको भटका रहे हैं, तो हम तो भटक जाएंगे। इसलिए माननीय लोग को कह रहे हैं कि माननीय लोग ईमानदारी से जवाब दे। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो लोग ईमानदारी से, हमारा काम है, हम पक्ष में भी सवाल करते हैं, विपक्ष में भी कर सकता है, कोई किसी से कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से। बाकी हम भाजपा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी यहाँ के सक्रिय ढाका के लोग हैं। सारा लोग जानता है कि ढाका के माहौल को कैसे शांत किया जाता है, कौन खराब करना चाहता है। इसलिए इस बात को कहने की जरूरत नहीं है। हम यही आग्रह करेंगे, सब लोग मिलजुल कर जिस तरह से रहते हैं ढाका के मामला को शांति रहने दिया, लेकिन आप माननीय लोग ईमानदारी से जवाब। ठीक है, ये वरिष्ठ आदमी थे, इसलिए इनकी बात को हमने सुन ली। इसके बाद सिर्फ सवाल होगा, कोई कहानी नहीं। जी आ रहे हैं।
सवाल है पहला, जैसे विधायक जी ने बोला कि हम 72 घंटा के अंदर बस को ला के खड़ा कर देंगे, लेकिन सरकार को उसमें फायदा चाहिए। तो हमें ये बताइए, अभी विधायक जी ने ये कहा कि जब शराबबंदी हुई थी तो सारे पार्टी से शराबबंदी पे चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं 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 गलत मुद्दा सवाल मेरा सवाल है पत्रकार महोदय, सुनिए आप लोग पत्रकार कृपया शांत हो महोदय, जाए। गलत मुद्दा पर बहस को लेकर जा रहे हैं। मैं माइक विधायक को जी ले का लिया भी हूं आग्रह वापस। है कि विकास के मुद्दा पर बात होना चाहिए। चारा चोरी और दंगा के नाम पर सुनिए दंगा और चारा चोरी के नाम उस पर पे और इस चर्चा पर नहीं बात होगा, उस करिएगा पे चर्चा नहीं तो होगा। उसके लिए बैठा हामिद जी उस पे चर्चा नहीं होगा। में किसी पार्टी के बड़े नेता छोटे नेता के बारे में नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग पद पर आए। आप सीधा क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, इधर उधर की बात मत कीजिए, जितना भारी क्वेश्चन है कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सवाल हो गया। नहीं, गलत बात है। नहीं नहीं, अब कोई सवाल नहीं। नहीं, बैठ जाइए। नहीं नहीं, शराब पे तो यहाँ राज्य स्तर का चर्चा नहीं होगा, राज्य स्तर का चर्चा नहीं होगा। नहीं नहीं, गलत बात। ठीक है ठीक है, अगर आप लोग के पास 10 मिनट समय हो, ठीक है, अब आप उन लोग का जवाब नहीं दीजिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब इन लोगों को रिकॉर्ड कर लीजिए बहुत अच्छे से। नहीं होगा ना, आपके हिसाब से का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। अभी मेरे ढाका विधानसभा में मेरी मौजूदगी थी और लगातार 243 विधानसभा सीटों पे प्रभात खबर की टीम पहुंच रही है और इसी तरीके से चौपाल लगाकर जनता की बात कर रही है, जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचा के उनका जवाब ले रही है। और प्रभात खबर का ये सिलसिला, ये इलेक्शन एक्सप्रेस यूं ही जारी रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।